Hello, dear students, good morning to all of you. Today is the lecture number 3 for class 9 and chapter is our force and law of motion. तो बेटे लेक्चर नंबर 2 बेटा हमने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताया था। बेटे इसके बाद आता है हमारे पास न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन बेटे न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले आप लोगों को बेटे मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम के बारे में आपको बताया जाएगा कि बेटे बिना मोमेंटम के आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन को आप नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले बेटे समझाया था आपको मोमेंटम क्या चीज होती है। बेटे मोमेंटम का जो सिंबल होता है वो पी होता है। तो वास्तव में बेटे एक ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होता है वो क्या चीज होती है। तो जो मोमेंटम होता है मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। वास्तव में जो मोमेंटम होता है एक ऑब्जेक्ट का मास और उसकी जो वेलोसिटी होती है उसके प्रोडक्ट को हम मोमेंटम कहते हैं। तो जो मोमेंटम होता है वो P इजिकल टू M इंटू वी होता है। तो बेटे जो मोमेंटम होता है बेटे इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है एंड इट्स SI यूनिट जो होती है इसकी जो SI यूनिट होती है बेटे देखो मास की SI यूनिट क्या है kg और वेलोसिटी की क्या है बेटे SI यूनिट मीटर पर सेकंड। तो बेटे जो टोटल यूनिट हो जाती है बेटे मोमेंटम की हमारे पास kg मीटर पर सेकंड हो जाती है। वास्तव में देखो एक ऑब्जेक्ट आपको कितनी चोट मारता है या कितनी फोर्स लगाता है वो डिपेंड करता है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट के मोमेंटम के ऊपर। यानी कि देखो जब एक्सीडेंट होता है, भगवान न करे देखो किसी का एक्सीडेंट हो, जब एक्सीडेंट होता है किसी गाड़ी का या किसी साइकिल का, किसी मोटरसाइकिल का, तो चोट बहुत ज़्यादा लगती है। कारण देखो जो मोमेंटम है वो मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज़्यादा है और अगर उसकी वेलोसिटी बहुत कम भी है तो उसका मोमेंटम बहुत अधिक हो जाता है। लेकिन बुलेट जो होती है बेटा इतनी सी होती है लेकिन इंसान को वो मार देती है। कारण डेफिनेटली उसका जो मास है वो बहुत कम है लेकिन बेटा उसकी वेलोसिटी ट्रेमेंडस होती है। तो मास और उसकी वेलोसिटी ट्रेमेंडस होने के कारण उसका टोटल मोमेंटम हो जाता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। वास्तव में एक जो हर्ट होती है, जो फोर्स होती है, वो एक ऑब्जेक्ट के मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करती है कि एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना है। एक ऑब्जेक्ट का टोटल मोमेंटम जितना ज़्यादा होगा 100% वो फोर्स हमारे ऊपर उतनी ही ज़्यादा लगाएगा। करेक्ट। तो ये हुआ बेटा आपके पास मोमेंटम के बारे में, ठीक है ना। तो बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट जब हाई स्पीड पर होता है तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होने की वजह से बेटे वो हमें चोट बहुत अधिक पहुंचाता है, वो हमारे ऊपर फोर्स बहुत अधिक लगाता है। करेक्ट। तो आपके पास बेटे ये हुआ मोमेंटम। अब मान लीजिए बेटे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए बेटे उसका जो मास है वो तो आपके पास m है, ठीक है ना, और उसकी जो वेलोसिटी है वो मान लीजिए आपके पास v1 है। तो जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो p1 इजिकल टू, या इसको आप u मान लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी u थी, तो बताओ बेटे m इंटू यू हो गया नहीं हो गया। अब बेटे उसने अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करा, मान लीजिए बेटा अब जो वेलोसिटी u थी वो वेलोसिटी v होगी। तो p2 आपके पास कितना हो गया, p2 बेटा हो गया आपके पास m इंटू v। तो आपके पास चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, चेंज इन मोमेंटम जो हुआ बेटा आपके पास डेल्टा p जो हुआ फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो बेटा जो फाइनल मोमेंटम बेटा कितना है मेरे पास m इंटू वी, और जो इनिशियल मोमेंटम बेटा वो कितना है m इंटू यू।
तो बेटा अगर मैं यहाँ से m को कॉमन ले लेता हूँ तो बताओ बेटे चेंज इन मोमेंटम आपके पास ये फॉर्मूला होगा या नहीं। तो बेटे ऐसे आपके पास न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो बेटा अगर इफ मास जो आपके पास m है वो कांस्टेंट है, यानी कि हम एक ऑब्जेक्ट का मास नहीं बदल रहे, तो डेफिनेटली अब अगर मास कांस्टेंट है तो दिस p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द v, यानी कि अब जो जितना वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतना ही मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, अगर मान लिया मैडम वेलोसिटी को कांस्टेंट रखते हैं देन 100% जो p होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m के। यानी कि अगर मास कांस्टेंट है तो मोमेंटम वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो मोमेंटम आपके पास मास के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप बेटे मास भी इंक्रीज कर देते हैं और वेलोसिटी भी इंक्रीज करते हैं तब मोमेंटम आपका बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो दिस इज अबाउट मोमेंटम। चलिए बेटे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं बेटे इसकी। बेटे एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल प्रॉब्लम है आपके पास है। उसमें क्या कहा गया, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ मैन ऑफ मास 75 kg। यानी कि बेटे एक व्यक्ति का जो मास है वो आपके पास 75 kg का है। When he walks with a uniform velocity of 2 मीटर पर सेकेंड। अब वो जो वॉक कर रहा है वो 2 मीटर पर सेकेंड से वो वॉक कर रहा है, मीन्स घूम रहा है। देन व्हाट इज इट्स मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम पूछता है p इज इक्वल टू वाई। तो वेरी सिंपल, p इज इक्वल टू m इंटू यू। सो 75 इंटू 2 इज इक्वल टू 150 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ये इसका बेटा आंसर हुआ। एक क्वेश्चन और करवाते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बेटा आपके पास। क्वेश्चन क्या है बेटा, मैं रीडिंग कर रहा हूँ, आप लोग देख लेंगे बेटा कहाँ है आपके पास क्वेश्चन ही। व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए कार वेइंग 1500 kg when its speed is increases from 36 km per hour to 72 km per hour यूनिफॉर्मली। देखो एक कार है, उसका जो मास है वो 1500 kg है, करेक्ट। उसने कहा when its speed increases from 36 km per hour, यानी कि बेटा इनिशियली जो स्पीड थी उसकी वो 36 km per hour थी। तो 36 को बेटा 5/18 से मल्टीप्लाई करते तो ये बन जाता है बेटा आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड। हमने एसआई सिस्टम में यूनिट ले ली। अब जो उसकी जो स्पीड जो इंक्रीज हो गई बेटा, कितनी हो गई वो हो गई बेटा 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 इंटू 5/18 तो ये बेटा आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो वो आपसे चेंज इन मोमेंटम पूछता है, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है ना। तो इस पर आपको डेल्टा भी पूछा है। तो डेल्टा बी का फॉर्मूला बेटा भी मैंने आपको लिखाया था m इंटू वी माइनस यू। नहीं तो आप P1 निकाल लीजिए इसके लिए और इसके लिए आप P1 निकाल लीजिए, इसके और इसके लिए आप P2 निकाल लीजिए और दोनों का डिफरेंस ले लीजिए बेटे, वो भी आपके पास चेंज इन मोमेंटम देगा। तो बेटे m की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर 1500 और जो v की वैल्यू बेटे कितनी है मेरे पास 20 और ये हो गया बेटे आपके पास 10। तो 1500 इंटू 10 इज इक्वल टू 1500 kg मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर, ठीक है ना। और देख दो क्वेश्चन आपके पास न्यूमेरिकल टाइप के हैं। एक क्वेश्चन और है बेटा, इसमें क्या कहा आपसे, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। इसमें बेटा हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी वेइंग 5 kg
व्हेन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 0.20 मीटर पर सेकेंड। तो उसमें पहले क्वेश्चन में वेलोसिटी आपके पास इंक्रीज हो रही थी तो मोमेंटम डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो मोमेंटम हमेशा निगेटिव में आएगा, करेक्ट। तो आपसे क्या आएगा बेटा, चेंज इन मोमेंटम पूछता है किसके लिए, एक ऑब्जेक्ट का मास आपके पास 5 kg का है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इसकी 20 मीटर पर सेकंड की है और जो फाइनल वेलोसिटी है वो इसकी 0.2 मीटर पर सेकंड है। तो आपसे वो डेल्टा पी पूछता है। सो डेल्टा पी इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू। सो m v है बेटे मेरे पास 0.2 और ये है बेटे मेरे पास 20। सो और जो m की वैल्यू है वो आपके पास 5 है। तो बेटे देखो 20 में से गए बेटा आपके पास 20 में से आपके पास तो क्या बचेगा 19 भाई 20 में से 19.8 बच जाएगा बेटा आपको, ठीक है ना। इसकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 पंजे 40, कैरी हुआ 4, 9 पंजे 45 और 4 49, कैरी हुआ 5 के 5 और 4 9, 99 ये आपके पास नेगेटिव में आएगा, 99 kg मीटर पर सेकेंड। तो बेटा जो आपके पास नेगेटिव साइन है वो सिर्फ क्या बताता है, नेगेटिव साइन ये शो करता है कि उसका मोमेंटम जो हो रहा है बेटा वो डिक्रीज होता है। यही होता है बेटा आपके पास, और कोई विशेष बात नहीं है। बाकी और कुछ क्वेश्चन करेंगे आप डेफिनेटली बेटा, आप ट्राई करिए, हो जाएंगे बेटे सब क्वेश्चन आपके पास। अब बेटे थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं बेटे न्यूटन्स का सेकंड लॉ, क्योंकि बेटा अगर एक साथ समझाऊंगा तो आपको न्यूटन्स का सेकंड लॉ समझ में नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपने ये आप समझ लिया बेटे, न्यूटन्स का सेकंड लॉ आपके एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। न्यूटन्स सेकंड लॉ, तो बेटे न्यूटन्स के सेकंड लॉ को समझाने से पहले बहुत से बच्चों को बेटे प्रोपोर्शनल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये नहीं पता होता है। तो सबसे पहले बेटे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बेटे y इज इक्वल टू 2x है और एक y इज इक्वल टू x/2 है, ठीक है ना। तो बेटा मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या है 2 और यहाँ पर y की वैल्यू क्या है बल्कि 2/x की। अब y की वैल्यू बेटे y की वैल्यू 2 आई, यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ पर भी आपके पास 2 आती है। अगर मैं x की वैल्यू बेटे 2 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या आई 4, यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई 1। अब मैं x की वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो बेटे y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 6 और यहाँ पर क्या आ गई बेटे 2/3 लगभग 0.66। तो बेटे अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो बेटे ये जो वैल्यू है x की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन इसमें y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इट मीन्स अगर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के सामने होता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स अगर एक की वैल्यू इंक्रीज होगी तो दूसरे की भी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर कोई वेरिएबल 1 में है, जैसे यहाँ पर y जो है वो x, y और x ये आपके पास क्या है, तो बेटा आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं 2 × 1/x। तो y और ये आपके पास 1/x में, तो अगर एक चीज 1 में है तो जो चीज एक चीज घटेगी तो दूसरी चीज बढ़ेगी। तो y और x यहाँ पर हुए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट मीन्स यहाँ पर जो y हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और यहाँ पर जो y है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू भी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू कम होगी, या x की वैल्यू घटाएंगे तो y की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यानी कि बेटा ये होता है इन्वर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, व्हाट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, व्हाट इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैं सोचता हूँ बेटा यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। तो बेटा न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या है, वो मोमेंटम के ऊपर ही डिपेंड होता है। नंबर दूसरी बात, आपको पूरी फिजिक्स में पूरी केमिस्ट्री में एक वर्ड मिलेगा RATE। ये जो वर्ड रेट होता है ना, ये टाइम से संबंधित होता है, इससे रिलेशन होता है बेटा इसका टाइम। यानी कि रेट अगर वर्ड लगा तो समझिए वो टाइम है, और रेट जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए लगेगा उसमें टाइम के जो है वो फैक्टर वो नीचे आ जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी,
यानी कि रेट किसके लिए लगा, चेंज इन वेलोसिटी के लिए, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाएगा और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा। तो देखो न्यूटन के सेकंड लॉ ने हमें क्या बताया, न्यूटन के सेकंड लॉ ने बताया जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं और उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, बताओ बेटा अगर उसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज होगा नहीं होगा। तो न्यूटन के सेकंड लॉ ने बताया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई जाती है तो उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के। यानी कि आप जितना मोमेंटम को इंक्रीज करोगे आपको फोर्स उतनी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, चाहे आप मोमेंटम को इंक्रीज करो चाहे आप मोमेंटम को डिक्रीज कीजिए, दोनों ही केसेस में आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आप साइकिल पर जा रहे हैं, आपने देखा अरे पेपर शुरू होने में 5 मिनट के टाइम रहेगा, तो आप क्या काम करेंगे, आप बहुत तेज़ी से पेडलिंग करेंगे, फोर्स लगाएंगे, साइकिलिंग करेंगे और आप अपनी साइकिल की स्पीड आप बढ़ा देंगे। तो बताओ बढ़ाने में आपने फोर्स ज़्यादा लगाई नहीं लगाई, तो पहले मोमेंटम आपका कम था क्योंकि वेलोसिटी कम थी, फिर मोमेंटम आपके पास इंक्रीज हो गया तो टोटल मोमेंटम आपके पास इंक्रीज हुआ नहीं हुआ, तो बताओ फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ी नहीं लगानी पड़ी। अब अगर मान लीजिए आप साइकिल पर जा रहे हैं और आपने देखा अरे सामने कोई ऑब्स्टेकल आया, कोई बच्चा आ गया छोटा, तो आप क्या करें, तुरंत ब्रेक लगाएंगे। तो आपने ब्रेक लगाने में भी फोर्स लगाई, उसको कहते हैं ब्रेकिंग फोर्स। तो वास्तव में जब आपको तेज साइकिल को ज़्यादा जल्दी रोकना होता है तो आप ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, तो आपने मोमेंटम को क्या करा, तेजी से आपने डिक्रीज करा, तो आपने उसके अंदर भी फोर्स ज़्यादा लगाई। मीन्स अगर चेंज, जो कहने का मतलब बेटा ये न्यूटन के सेकंड लॉ ने बताया कि जो फोर्स, अब जो अप्लाइड फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है ना बेटा, आज के लिए आप इतने समझिए। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में आपको मैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन बिल्कुल क्लियर कर देंगे। ओके बेटा, थैंक यू।